नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम मेरी कलम में। दर्शकों, हम बात कर रहे थे डॉक्टर प्रिया अभिषेक शर्मा जी से, जिन्होंने किताब लिखी है द हिमालयन मास्टर एंड द सिक्स्थ सेंस। अब तक हमने जाना कि कैसे उनकी मुलाकात एक हिमालयन योगी से हुई, कैसे उनको बीज मंत्र मिला। आगे इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे ध्यान के माध्यम से उनका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रिया अभिषेक शर्मा जी का। सर, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, अब तक हमने जाना कि कैसे आपको जो है बीज मंत्र मिला और अब जो है ध्यान, एक नई जर्नी आपकी जो शुरू हो चुकी थी, ध्यान की जर्नी, कैसे आपके जीवन में ध्यान आया और ध्यान के माध्यम से कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आया। मैं चाहूँगी कि आप उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि जो 4M आपने अपनी किताब में लिखे हैं, माइंड, मेडिटेशन, मास्टर्स एंड मिरेकल्स, तो कैसे इस जर्नी पर आप आगे बढ़े, मैं चाहूँगी इस बारे में आप बताएं। बीज मंत्र मिलने के पश्चात मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया था और ध्यान कुछ ज़्यादा मैंने सीखा नहीं था। बैठ जाता था और आंखें बंद कर लेता था, मेंटली मंत्र को रिसाइट करता था। तो शुरू में 2-3 महीने तो थोड़ा मंत्र और सांस और माइंड के थॉट्स ये बहुत बेमेल से रहते थे, तो वो तारतम्य हारमोनी सी बन नहीं पाती थी। लेकिन उसके 3 महीने के बाद जब मैं 15 मिनट इसका अभ्यास करता गया तो कुछ मेरे को यूँ लगा कि अब मंत्र जो है वो स्वयं ऑटोमेटिकली रेवर्बरेट होता था ब्रेन में, और साइलेंटली जब भी टाइम मिल जाता था मैं उसका जो था वो ध्यान करता रहता था। तो इवेंचुअली चलते चलते, यदि आपने चूँकि प्रश्न ये पूछा है कि 4Ms जो हैं ये क्या है और इसका क्या महत्व है, तो इवेंचुअली जब मैं पीछे अपनी लाइफ को रेट्रोस्पेक्शन में देखता हूँ तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में देखो 4Ms जो है ना वो मेरे अनुसार बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने रोल अदा किया, एटलीस्ट मेरे जीवन में, या विद फ्यू वेरिएशंस लगभग सभी जो आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं उनके जीवन में ये 4Ms जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो सबसे पहला जो M है दैट इज़ माइंड। अब देखिए, जितना भी सीक्रेट है, चाहे वे लौकिक जीवन का है, आध्यात्मिक जीवन का है, वो माइंड से होकर के ही जाता है। भगवत गीता में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आपके पास एकाग्र मन है तो आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और यदि आपका अनियंत्रित मन है तो आपका सबसे भयानक शत्रु है। और आजकल की सारी समस्याएं अनियंत्रित मन की समस्याएं हैं। तो अब माइंड को एकाग्र किया जाना चाहिए। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि आप माइंड को एकाग्र कैसे करेंगे। तो उस माइंड को एकाग्र करने की जो साइंटिफिक विधि है उसी का नाम मेडिटेशन है। अब उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन इवेंचुअली आप माइंड को फर्स्ट स्टेज में पहले तो उसको कंसंट्रेशन की आदत में ला रहे हैं। जब कंसंट्रेशन की आदत में वो आ जाता है, जिस चीज़ की आपको आदत बन जाती है, फिर वो स्वतः ऑटोमेटिकली घटित होने लगती है, और वही उस कंसंट्रेशन के बाद की अगली अवस्था है जिसे ध्यान कहा जाता है, सीजलेस फ्लो ऑफ द कॉन्शियसनेस। आप उस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये मेडिटेशन आ गया। और चूँकि आप किसी भी यदि किसी भी विधा में अथवा क्षेत्र में आप हैं तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए होती है, आप उससे सीखते हैं। चाहे म्यूज़िक है, इवन ड्राइविंग ही है, तो आपको कोई एक इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। तो मास्टर्स न केवल आपको उसकी विधि और उसमें आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन मास्टर उससे कहीं बड़ा होता है। और जब आप किसी मास्टर के द्वारा कुछ भी ध्यान वगैरह सीखते हैं, भक्ति के मार्ग के ऊपर जाते हैं, और मास्टर सचमुच मास्टर है, तो वो आपका जो कार्मिक अकाउंट में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सब कुछ ठीक करने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि आपका वो बात नहीं बन पाती, आप कहीं अटक से जाते फेजेस होते हैं। तो वे मास्टर्स आपको, जब आपकी जेन्युइननेस है, तो आपको उन कार्मिक अकाउंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने में मदद करते हैं। तो वो मास्टर्स हैं। और चूँकि मैं खुद हिमालयन मास्टर्स से ही एसोसिएट रहा, हमारी तो ट्रेडिशन ही वो है, जो हिमालयन मास्टर्स की जो योगियों की ट्रेडिशन है उसी के साथ संबंध रहे, और उन्हीं के माध्यम से ये स्टोरी शेयर किया, उन्हीं के वर्ड्स को मैंने शेयर किया हुआ है। तो मास्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अल्टीमेटली मिरेकल्स, अब देखिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ संयोग होते हैं, संयोग
कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं। आप कहीं फंसे हुए हैं, कोई व्यक्ति आता है, आपको मार्ग बता करके चला जाता है। तो इस प्रकार के कोइंसिडेंसेस जब बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएं, बार बार हों, जिसका कोई कारण भी ना दिखे और जिसके पास आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन भी कोई नहीं है, तो उसको फिर मैं मिरेकल का नाम देता हूँ। और जब फिर आगे मैं ये कहता हूँ कि जब मिरेकल भी बहुत ज़्यादा जीवन में लग पड़ते हैं हमें, तो आप मेल्ट हो जाते हो, तो आप उसको वो डिवाइन ग्रेस होती है। तो ये 4 M's, यदि आप अध्यात्म की यात्रा पर हैं तो ये 4 M's के थ्रू ही आपकी जर्नी जो है प्रोसीड करती है, और स्पेशली जब आप ध्यान और योग के क्षेत्र में, तो इन पर्टिकुलर। जी, तो सर आपने इस किताब में जो है 5 प्रकार की मेडिटेशन बताई है, तो वो 5 प्रकार की मेडिटेशन क्या होती है, मैं चाहूँगी इस बारे में बताएं। देखिए, मेडिटेशन के तो वैसे सैकड़ों प्रकार हैं, लेकिन मोटे तौर पे आपके दर्शकों की सहूलियत के लिए इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन और दूसरी तरफ योगिक मेडिटेशन कह लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। हालांकि कैटेगराइजेशन ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन पहले होता क्या है? देखो, एक माइंडलेसनेस है, एक माइंडफुलनेस है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये बात करते हुए, ये संवाद करते हुए मैं शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, फिजिकल लेवल के ऊपर, मेंटल लेवल के ऊपर, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, जब मेरी अटेंशन आपके ऊपर होगी तो आई विल बी इन मोर पोजिशन टू कास्ट एन इम्पैक्टफुल हो जाएगा। और आपसे बात ही क्यों, किसी भी कर्म को करते हुए लौकिक जीवन में, जब आपकी सारी की सारी ऊर्जाएं एक जगह हैं, तो आप जो अच्छे ढंग से काम करेंगे। अब माइंडफुलनेस का मतलब ही वो है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं शरीर से, मन से वहीं प्रेजेंट होने चाहिए आप, और बिल्कुल एंजॉय करते हुए प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि ये माइंडफुलनेस होती नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, माइंड कहीं और के चक्कर काट रहा होता है, बेलगाम घोड़ों के समान, जो हम नहीं करना चाह रहे हैं। एनजाइटी है, टेंशन है, इमेजिनेशन है, माइंड हिलोरे ले रहा है हमेशा, है ना। तो माइंडफुलनेस मीन्स मेडिटेशन के वो प्रकार जो आपको वर्तमान में लौटाते हैं, वर्तमान में, पास्ट और फ्यूचर से वर्तमान में लौटाते हैं। अब जो 2 बड़े मशहूर ध्यान हैं, और बुद्धिस्ट जो मेडिटेशन, बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से ये प्रैक्टिसेस आती हैं, विपासना है और दूसरा जैन मेडिटेशन है। तो विपासना और जैन मेडिटेशन मोटे तौर पे कुछ भिन्नता है, लेकिन दोनों करते क्या हैं कि प्रथम चरण में आपको सांस के ऊपर, सांस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना आपको सिखाते हैं, क्योंकि सांस ही वो घटना है जो वर्तमान में होती है हमेशा। तो आप जब अपने माइंड को सांस के साथ बांध देते हैं, तो आप माइंडफुलनेस का जनरेट करते हैं, उस हैबिट को लेकर के आते हैं। लंबे समय तक जब आप अभ्यास करते हैं, चलते, उठते, लिखते, खाते, पीते, तो ये तो माइंडफुलनेस का है, जिस्ट ऑफ द माइंडफुलनेस। बाकी उसके बाद फिर आगे, जब आपके सांस के बाद आगे फिर आपके शरीर में जो संवेदनाएं उठती हैं, कहीं अकड़न है, स्टिफनेस है, तो आप उनको जस्ट फील करते हैं, आप जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, चेंज नहीं करते, जज नहीं करते, माइंड के साथ कुश्ती नहीं करते आप। ये विपासना और जैन मेडिटेशन की खासियत है, और ये माइंडफुलनेस के अभ्यास हैं। अब दूसरी तरफ आप कुछ योगिक मेडिटेशन के अभ्यास हैं, उसमें भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप करते क्या हैं कि उसमें आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बजाय अपनी अवेयरनेस को लोअर टेंडेंसीज से उठा करके अपर लेवल के ऊपर ले जाते हैं। तो उसके लिए कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, कुंडलिनी शक्ति। और ह्यूमन स्पाइन का जो बेस होता है, ह्यूमन स्पाइन के बेस में ऐसा माना जाता है कि जो कॉस्मिक पावर है वो कुंडलिनी मारे, जैसे सांप कुंडलिनी मारे बैठा होता है, वो कॉइल्ड फॉर्म में वहाँ बंधी हुई होती है। तो आप कुछ इस प्रकार की योगिक क्रियाएं करते हैं और इस प्रकार के ध्यान करते हैं, अपने अनुशासन में अपने शरीर और मन को रखते हैं, ताकि वो एनर्जी रिलीज़ हो जाए। क्योंकि यदि वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, तो उसके पश्चात आप ऑटो पायलट मोड के ऊपर चले जाते हैं, ध्यान की अवस्था में, साधना की अवस्था। आप करते नहीं हैं, सहज चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान करना नहीं पड़ता है। तो ये जो दूसरे वाला है, ये इनको योगिक प्रकार। अब इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं, क्रिया योग है, कुछ तंत्र के कुछ डिफरेंट स्कूल्स हैं, फिर उसके कुछ सहज समाधि योग कह दिया जाता है, बहुत सारे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो मौलिक कंसेप्ट है वो यही है कि हमें अपने भीतर विद्यमान उस ऊर्जा को योग के माध्यम से लोअर टेंडेंसी से चेतना को ऊपर वाली टेंडेंसीज में ले जाना है।
तो यही जो हैं वही इन्हीं ध्यानों की मैंने बात की है इस पुस्तक में। तो ध्यान करने के अलग अलग मार्ग, अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो सर, जो अगला क्वेश्चन मेरा है वो इसी से संबंधित है कि जो अगला पड़ाव आपके जीवन में आया, क्रिया योग मेडिटेशन। तो सर, मैं चाहूँगी इसके बारे में बताएं आप कि बीज मंत्र से आप अभी तक मेडिटेशन कर रहे थे और अब एक नई मेडिटेशन जो है आपके जीवन में आई, जिसको साइंटिफिकली आपने मेडिटेशन का नाम दिया कि क्रिया योग मेडिटेशन। तो क्या अंतर था आपके बीज मंत्र एक्सपीरियंस में और क्रिया योग मेडिटेशन के एक्सपीरियंस में? चाहूँगी इस बारे में आप बताएं कि कैसे आपने उसको धारण किया और दोनों को करने में क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए, मैं तो बीज मंत्र के साथ ध्यान कर रहा था और मैं सच में कहूँ तो एक मेडिटेशन मेरे लिए एक एक्टिविटी थी, जैसे एक स्टूडेंट के रूप में आप करते हैं। तो मैं कोई 2-2.5 वर्षों तक वैसा करता रहा यूनिवर्सिटी में 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट के नियम को मैंने खंडित नहीं किया। अभी 2023 में आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी भी मैं आई ऑलवेज डू मेडिटेशन। एक आध महीने में एक आध बार होता है, बीच में ना हो पाए अलग बात है। तो उसको करने के बाद ना कुछ अजीबोगरीब सी घटनाएं शुरू हो गई। कुछ में इंट्यूटिव ड्रीम्स आने लग पड़े। जैसे जो भविष्य की कुछ घटनाएं थी वो ड्रीम्स में आ जाती थी और वो बहुत सुखद नहीं होता। लाइफ में जब अनसर्टेनिटी है तो बड़े मज़े में हैं आप। कुछ चीज़ें जो होनी हैं, अच्छी चीज़ें होनी है तो एक्साइटमेंट जनरेट करेंगी। यदि किसी की डेथ या बीमारी का आपको पता चल जाए तो दिक्कत में पड़ जाओगे पहले ही। कुछ वैसी वैसी घटनाएं होने लगी। फिर कुछ ब्रह्मांड से कुछ ध्वनियाँ आती थी और वो एकदम से पेनिट्रेट कर देती थी, वो अपनी तरफ खींच रही थी। तो मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी था, तो मुझे यूँ लगा कि पैरानॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में कुछ रोग आते हैं, कहीं कोई मनोवैज्ञानिक रोग तो मुझे नहीं हो गया। तो मैं बहुत डर सा गया। तो वो जो हिमालय योगी थे जो मंत्र दे के चले गए थे, बड़ी मुश्किल से दिल्ली में ही उन्हें खोज निकाला। एक परिवार में गया, तो जब उनको मैंने बताया कि स्वामी जी मेरे साथ तो ये लग पड़ा होने, तो स्वामी जी बहुत गदगद हो गए और मुझे वो कहते हैं कि आपको समझ लीजिए कि पूर्व जन्मों का खजाना मिल गया और इसे जो है वो पैरानॉर्मल स्किल कहते हैं, पैरानॉर्मल स्किल। तो मैंने कहा तो वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं करूँ क्या आगे? तो फिर वो ये कहते हैं कि देखो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और मैं भी बिज़ी रहता हूँ, तो आगे तो आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो बोला करना क्या चाहिए? तो बोला आप ऐसा किया करो कि आप जो है 15 मिनट 20 मिनट तक करते हो, 40 मिनट तक ध्यान कर लो और मॉर्निंग वॉक किया करो। तो पहली वाला जो चरण था वो यहीं समाप्त हो गया। अब उसी दौरान चूँकि इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, तो एक दिन मेरे हाथ एक पुस्तक लगती है और वो पुस्तक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अचानक लग जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट ले रहा था। तो बुक स्टॉल में पहले भी जाता हूँगा, लेकिन इस प्रकार की पुस्तकों को तवज्जो नहीं देते थे। तो उस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात मेरे अंदर एक बहुत रूपांतरण सा घटित हुआ। 2 दिन तक मैं बहुत एक इमोशनल टर्मोइल में घिरा सा रहा और मेल्ट सा होता रहा, आंसू से आते रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हुआ। और जैसे ही उसके 2-3 दिन के बाद मैं अपने यूनिवर्सिटी कैंपस, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लगा, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, तो वहाँ जाता हूँ, चाय की चुस्की ले रहा हूँ, तो एक परिचित व्यक्ति, मित्र नहीं थे, अरुण जी थे, वे आते हैं तेज़ कदमों से और मेरे पास आते हैं। मुझे कहते हैं आकर के, क्रिया योग तो नहीं सीखोगे? मैं उनकी शक्ल को देखता हूँ, मैं क्रिया योग, इनको कैसे पता चला? क्योंकि क्रिया योग को तो मुझे पता नहीं था। अब मैं देखता हूँ 2 दिन पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ के आ रहा हूँ, उसमें क्रिया योग का ही जिक्र किया गया है। कोई व्यक्ति आकर के मुझे कहता है क्रिया योग। मैंने कहा कौन सिखा रहा है? बोले यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। मैंने कहा कब? बोले कल 4 बजे शाम को क्लास है। मैंने कहा देखता हूँ, चले जाते हैं। अब मेरे मन में अहंकार हमें कहाँ जीने देता है ना? तो मेरे मन में मैं तो एक हिमालय योगी के द्वारा पहले से दीक्षित शिष्य हूँ और किसी दूसरे के पास क्यों जाऊँगा? लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का प्रभाव इतना था कि मैं वहाँ जा पहुँचता हूँ और वो योगदत्त सत्संग सोसाइटी YSS की से जुड़े हुए थे। तो वे हमें जो उसका जो क्रिया योग ध्यान होता है वो सिखाते हैं और वो क्रिया योग ध्यान मंत्र तो ऑलरेडी रेवोबरेट होता था। अब मैं क्रिया योग ध्यान के साथ जो थी वो अब आगे की मेरी यात्रा शुरू हो जाती है। तो उसके बाद लंबी यात्रा आगे चलती रहती है और फिर जो आपने देखा होगा पुस्तक में जाकर के कहीं ठहरती है। तो यही वो मेरा था कि मैं क्रिया योग ध्यान की तरफ आकर्षित हुआ। सर, क्रिया योग ध्यान के बारे में चाहूँगी थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि कैसे होती है क्रिया योग ध्यान, अंतर क्या होता है एक मंत्र ध्यान में और एक क्रिया योग ध्यान में? जब क्रिया योग की बात हम करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर लीनिएज से आने वाले ध्यान पद्धति की बात करते हैं और ये महाअवतार बाबा जी और वहाँ से उनके शिष्यों के द्वारा और जो आगे जो डिफरेंट ब्रांचेस बनी, तो हमारा जो क्रिया योग से अभिप्राय है उन ब्रांचेस से है। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे से एक भगत का फ़ोन आया था, जिज्ञासु का। तो वो ये कह रहे थे कि बॉम्बे में ही अभी 100 से ज़्यादा
क्रिया योग दिए जाते हैं, तो हम कौन सा लें? तो ये चीज़ आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम क्रिया योग की बात करते हैं तो पर्टिकुलर लीनियज वाले क्रिया योग ध्यान की बात करते हैं। क्योंकि यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम भी कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, वो भी एक क्रिया है पतंजलि योग सूत्र के अर्थों में, तो उससे भी आप वहीं पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि वो हीन है, बात कंसिस्टेंसी की होती है, उससे भी पहुंच जाओगे। लेकिन क्रिया योग जो महाअवतार बाबा जी वाला क्रिया योग है, गुरु संपन्न विधि है, तो बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं बताई जा सकती क्योंकि अभ्यास से संबंधित मामले हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए क्रिया योग जो है वो मूलतः कुछ कंसंट्रेशन टेक्निक्स, सांस प्राणायाम विधियाँ, मुद्राएं, बंध, इनका मिला जुला रूप है। और इसमें जो ह्यूमन स्पाइन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ सुषुम्ना है। तो हम जो भी ब्रीदिंग वगैरह करते हैं वो उसमें जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका बहुत योगदान रहता है। और कुछ पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है, तो उन चक्र के ऊपर जो है वो हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है। और गुरुक्रम के द्वारा जब आप इसको साइंटिफिकली अपनी सांस को मास्टर करते हैं, आप एक प्रकार से मैनेज रेगुलेट कर रहे हैं प्राण को। और प्राण सांस नहीं है, उससे कुछ आगे की चीज़ है, लाइफ फोर्स। तो आप जब उसको एक बार रेगुलेट कर लेते हो और आपका जो ब्रीदिंग रेट है साधारणतया वो 18 से 25 के बीच में एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट सांस लेता है 1 मिनट में, तो आप जब धीरे धीरे प्राण को नियंत्रित करते रहते हैं, क्रिया योग करते चले जाते हैं, तो एक लेवल के बाद आपका ये जो प्रति मिनट सांस लेने की दर है वो गिर जाती है, 10 अथवा उससे कम रह जाती है। अब होता क्या है उससे आपके 2 सांसों के बीच गैप पड़ जाता है, इसे केवल कुंभक कहते हैं, केवल कुंभक, या सांस लेने के बाद का गैप। और ये ऑटोमेटिकली होता है, ज़बरदस्ती नहीं रोकते आप, ऑटोमेटिकली। अब जब 2 सांसों के बीच गैप बढ़ेगा तो मन के 2 विचारों के बीच जो गैप होता है ना, उसका अंतराल भी बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मन जो है वो शांत होने लग पड़ता है। ऐसे आप देखिए, आपने ये प्रश्न पूछा था कि बीज मंत्र और क्रिया ध्यान में क्या अंतर है। तो बीज मंत्र में आप कर क्या रहे हैं, आप एक लगातार किसी एक साउंड के द्वारा, डिवाइन साउंड के द्वारा आप अपने माइंड को या ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, रीप्रोग्राम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से एक आप उस चित्त को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंत्र भी बहुत इफेक्टिव होता है, वहीं पहुंचा देता है, लेकिन आप उलझते रहते हैं, माइंड के साथ उलझते रहते हैं। अब क्रिया क्या करती है कि क्रिया आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ध्यान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायोकेमिस्ट्री होती है। बायोकेमिस्ट्री, आपके हार्मोन्स, ब्रेन वेव्स, आपकी फिजिकलिटी में क्या आपका डिफरेंसेस हैं, वो सारे आपके माइंड को इम्पैक्ट करते हैं। तो क्रिया योग में आप उस बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेते हुए, बहुत ही जो गुरु प्रदत्त विधि है उसके द्वारा आप माइंड को बहुत जल्दी आप कंट्रोल कर लेने की क्षमता विकसित कर लेते हो। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया दोनों का डिफरेंस। और अब तक जैसे मैं सुन रही हूँ और जो मैंने किताब में भी पढ़ा कि आपको प्रत्येक जो चीज़ आने वाली होती थी उसकी अनुभूति पहले ही हो जाती थी। तो सर, अगला जो मेरा प्रश्न है वो है कि जो तीसरी चीज़ आपकी लाइफ में आई, शक्ति साधना, मैं चाहूँगी उस बारे में आप हमें बताएं। हाँ, शक्ति साधना तो बीज मंत्र से शुरू हुआ, क्रिया योग सीख लिया, फिर बीच में ऐसा हुआ कि एक कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर के मैं कहीं दूसरी जगह चला गया। तो वहाँ जाकर के एक आश्रम था, क्योंकि बीच में जाता रहता था, मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था, तो सुबह शाम उस आश्रम में जाता था। तो वही स्वामी जी जो थी वो शाक्त थी। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, जो पहले वाले हिमालय योगी जो थे ना, वो भी शाक्त संप्रदाय के थे। और शाक्त संप्रदाय में भी एक 10 महाविद्या होता है, 10 महाविद्या। तो 10 महाविद्या काली, तारा, धूमावती, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये उसके डिफरेंट रूप हैं पार्वती के। तो उन रूपों की आप पूजा करते हैं। तो जब मैं उस आश्रम में स्वामी जी के पास बैठता था, बातचीत करता था, तो कुछ आत्मीयता विकसित हो गई और इंटरेस्ट तो मेरा था इन फील्ड्स में। तो फिर एक दिन ना स्वामी जी ने ही मुझे, बल्कि उन्हीं की एक भगत के कहने पे कहा कि आप गुरु पूर्णिमा पे आइए, आपको शक्ति बीज दिया जाएगा, शक्ति बीज। तो मैं फिर खुला, मेरी एक वो रही कि जहाँ भी गए मैं सभी का सम्मान किया। कई बार कहीं ऐसा होता है, आप सीकिंग की यात्रा के ऊपर जाते हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें आश्रमों में दिख जाती हैं, उनको इग्नोर कर लीजिए, जो अच्छा लगा उसको ले लो, आगे बढ़ जाओ। तो उनसे अच्छा मिल रहा था, तो वो शक्ति दीक्षा हुई और मुझे शक्ति का मंत्र दिया गया। तो शक्ति साधना में होता क्या है कि शक्ति साधना, पहले तो देखिए इसके 3 रूप होते हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, 3 रूप हैं। अब जो महाकाली जिसे कह दिया जाता है, उसकी
अलग विधाएं हो जाती हैं आगे जा कर के। तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 10 महाविद्या का एक क्षेत्र होता है, और 10 महाविद्या में यदि आज के आप संदर्भ में देखें तो श्री विद्या बहुत मशहूर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो आपको धन, संपन्न, वैभव, ये सारी चीज़ें दे देती है। तो लोग उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं आजकल, क्योंकि वो होता ही है। और तो वो वन ऑफ द 10 महाविद्या है, वो जो आप श्री विद्या की बात कर रहा हूँ। तो मुझे जब वो दीक्षा दी गई, और जो मेन कंसेप्ट है इसका, वो मेन कंसेप्ट ये है कि आप मंत्रों के द्वारा और कुछ रिचुअल्स के द्वारा, अब इसमें शक्ति साधना में आपको कुछ रिचुअल्स भी करने पड़ते हैं साथ में, जैसे कुंभ स्थापना करना पड़ेगा, आपको कुछ दिशाबंध करना पड़ेगा, आसन के ऊपर बैठना पड़ेगा, माला के द्वारा यदि आप रिसाइट कर रहे हैं तो उसके अनुशासन होते हैं, वे आपको करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ यदि कोई ये कहे कि ये रिचुअलिस्टिक है, ये ख़राब है, तो वो थोड़ा सा बात गलत हो जाती है, क्योंकि यदि आप क्रिकेट का मैच खेलें तो उसको क्रिकेट के नियमों से ही खेलना होता है, हॉकी के नियमों से आप उसे नहीं खेलते। तो शक्ति साधना में जब आपको मंत्रों के द्वारा वही जो कुंडलिनी शक्ति है जिसकी मैंने आपसे बात की, अब उसी कुंडलिनी शक्ति को किसी अन्य माध्यम से अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे शक्ति कहा जाता है, शक्ति। और वो मूलाधार स्पाइन में है, मौजूद है। अब वहाँ से लेके, मूलाधार से लेके, और ये जो सहस्रार, यहाँ शिव का वास है। अब शिव और शक्ति, आप बिना शिव के शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते, बिना शक्ति के शिव की कल्पना नहीं कर सकते। ये सारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सारे संसार में जो सफलता, जो भी सारा संसार, ये सारा शक्ति का खेल है। लेकिन वो शक्ति का उदय का स्रोत कहाँ है? वो शिव है, शिव है। एकदम जब आप साइलेंट हो जाएं, मौन में चले जाएं, स्थिर हो जाएं, तो उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को मंत्रों के द्वारा जागृत कर करके, और आपका ये ह्यूमन, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो क्रिया भी करने की कोशिश करती है, वहाँ ले जाकर के शिव के साथ उसका मिलन करवाना है, उस शक्ति का। तो वो वाली जो स्थिति होती है वो साम्य की अवस्था, उसे समाधि कहा जाता है, उसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहा जाता है, उसे प्रभु मिलन की अवस्था कहा जाता है, उसे सतचित आनंद की अवस्था। नाम भिन्न है, लेकिन अल्टीमेटली एको सत विप्रा बहुधा वदंती। जिस भी मार्ग से आप चलेंगे, अगर आप बहते रहेंगे, रुकावटों के साथ चलते रहेंगे, अल्टीमेटली समुद्र में आप पहुंच जाएंगे। तो यही शक्ति साधना। जी सर, आपने अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ें जो हैं स्वतः ही आप सीखते चले गए, स्वतः ही आपके जीवन में चीज़ें आती गई, आपको अनुभूतियाँ होती गई, और आप उस मार्ग पर जो है चलते गए। और मतलब लगभग 2 दशकों में आपने काफ़ी कुछ जो है अपने जीवन में सीख लिया, काफ़ी परिवर्तन आपके जीवन में आज आ चुका है। तो सर, आपने ये जो पूरा ज्ञान जो है इस किताब द हिमालयन मास्टर एंड द सिक्स्थ सेंस के ज़रिए जो है पूरी दुनिया के साथ साझा करने का प्रयास किया है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये हमारी जो ऑडियंस है वो ये किताब को क्यों पढ़े, आखिर उनको क्या शिक्षा मिलेगी इस किताब को पढ़ने से? यदि आप ध्यान मार्ग के हैं तो, और यदि आप स्पिरिचुअल सीकर हैं, तो इस प्रकार की पुस्तकें एक्चुअल में आपको एक मोटिवेशन देती हैं, प्रेरणा देती हैं। और वही मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इस प्रकार की पुस्तकों का मेन महत्व है। मैं ये नहीं कहता आप इसी पुस्तक को पढ़ें, इससे बहुत अच्छी पुस्तकें, आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को पढ़ें, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स को आप पढ़ लें, अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर्स को आप पढ़ लें, इफ़ ट्रुथ बी टोल्ड नामक पुस्तक को आप पढ़ लें। एक और पुस्तक है द ओल्ड पाथ एंड द वाइट क्लाउड्स, उस पुस्तक को आप पढ़ लें। तो वो अच्छी पुस्तकें हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप इसी पुस्तक को पढ़ें, लेकिन ये यदि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए यूथ, और जो ज़्यादा जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई किसी हिमालय की गुफा में बैठ कर के गुरु के साथ जो ध्यान पद्धतियाँ नहीं सीख रहा है, लेकिन जो एक जेन्युइन स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और जो अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस के अलावा बाकी किसी चीज़ में जिसका विश्वास नहीं है, और क्या कठिनाइयाँ आई, क्या एक्साइटमेंट्स थी, क्या पिटफॉल्स थी, और ये सारे प्रोसेस जो था, किस प्रकार की कुछ शक्तियाँ या अनुभूतियों से उसका सामना हुआ, इन बातों को यदि आप जानना चाहते हैं तो निस्संदेह ये पुस्तक आपके काम आएगी। जी, तो सर, इस बुक को लिखते वक्त आपके जो लाइफ में है क्या चैलेंजेस आए, आपके मन में क्या विचार आए थे जब आप ये बुक लिख रहे थे? हाँ, वो शुरू में हिचकिचाहट थी एक, क्योंकि आप एकेडमिक क्षेत्र में हैं और आपने बहुत एक जो एलीट क्लास के आपके मित्र भी हो जाते हैं, और तो आप एक प्रकार से ना आध्यात्मिक अनुभवों को शेयर करने से थोड़ा गुरेज करते हैं, क्योंकि आपका एकेडमिक, आपका सोशल रेपुटेशन भी तो एट स्टेक रहता है ना। तो एक वो हिचकिचाहट थी। हालांकि स्टोरी में जी रहा था, लेकिन जब मैंने आपको बताया कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, प्रथम लहर के दौरान जब हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो 2-3 महीने में मैंने डायरी के ऊपर से लिख दिया। और चैलेंजेस तो वही थे कि देखिए, जब
आप इस पुस्तक को लिख रहे हैं। तो देखिए, यदि आपने इस पुस्तक में पढ़ा होगा तो उसका पंचवर्ड है कि मैं जागृति के लिए लिखता हूँ, उपलब्धि के लिए नहीं। आई राइट नॉट टू अचीव बट टू अवेकन। तो एक्चुअल में इसका लिखने का वही उद्देश्य था कि इसको पढ़ करके यदि किसको प्रेरणा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो लिखते हुए थोड़ा सा उन पुरानी घटनाओं को याद करना, फिर उसको एक सिस्टमेटाइज़ करना, फिर उसके बाद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखना, कहीं आप चीज़ों को एग्जैजरेट ना कर दो, है ना, जो चीज़ नहीं है, क्योंकि आप गुरुओं का संदेश लिख रहा था। आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल विद द यूजेज ऑफ द वर्ड्स, विद चैप्टर्स। कुछ चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं बीच में, कुछ चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, उन चीज़ों को छुपा दिया जाता है, लेकिन बहुत सारा लिखा जाता है ताकि आपके भीतर, ये पुस्तक आपको ज्ञान नहीं देगी, ये पुस्तक आपको प्रेरणा देने के उद्देश्य, आपको जागृत करने के उद्देश्य से इसे पढ़ लेंगे। और पढ़ करके 2-3 दिन तक यदि आप उछला उछला सा महसूस करेंगे कि मुझे करना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो समझ लीजिए इस पुस्तक का जो लक्ष्य था वो शायद पूरा हो गया। तो सर, मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि जब इस पुस्तक को आपने अब लिख लिया है, अपनी स्टोरी को अब जो है आपने पूरी दुनिया के साथ साझा कर लिया है, तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं कि एक पुस्तक लिखने से पहले वाले डॉक्टर प्रिया अभिषेक जी में और एक पुस्तक लिखने के बाद वाले डॉक्टर प्रिया अभिषेक जी में क्या परिवर्तन आया? कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन भीतर एक डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहती है। दूसरा ये हुआ है कि इस पुस्तक के कारण कुछ लोग जानने लग पड़े हैं, तो वो भी एक मुझे लगता है कि शायद हुआ है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल देखिए, आप कोई ज़्यादा मुझ में अंतर नहीं है, मैं ज़्यादा शांत हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे अच्छी बात तब लगती है जब कोई एक आध्यात्मिक जिज्ञासु एक और डिफरेंट एज ग्रुप्स के, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के, जब पुस्तक को पढ़ के आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि आपकी पुस्तक अच्छी लगी और बहुत सारी शंकाओं का समाधान हुआ और कुछ प्रेरणा मिली, तो एक मैं बहुत अभिभूत सा अनुभव करता हूँ। और देवी माँ को प्रणाम करते हुए कि मुझे एक माध्यम के रूप में उन्होंने चुना, मैं बहुत एक मेल्ट सा हो जाता हूँ। बाकी और क्या बोलूँ इस बारे में। सर, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक संदेश दें जिसके माध्यम से उनके जीवन में भी जो है सकारात्मक परिवर्तन आ सके। दोस्तों, यदि आपकी अध्यात्म में रुचि है और यदि आप भी कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं, मैं कौन हूँ, जीवन का क्या अर्थ है, मृत्यु क्यों होती है, इस संसार में दुख क्यों एग्जिस्ट करता है, इस प्रकार के प्रश्नों से यदि आपका सामना होता रहता है, तो मैं आपको एक सुझाव देने जा रहा हूँ। आप जिस भी टेम्परामेंट के हैं, आप कोई से एक विधि, चाहे आप भक्ति का कोई मार्ग चुन लीजिए, आप ध्यान का कोई मार्ग चुन लीजिए, आप निष्काम अनासक्ति योग करें, निष्काम कर्म आप करें। लेकिन सीक्रेट जो है वो कर्म में नहीं है, विधि में नहीं है, आप इसको नियमित तौर पर करिए। मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी कहता हूँ। आप लगातार 15-20 वर्षों तक 15-15 मिनट ध्यान करते रहेंगे और नियमितता के नियम का खंडन नहीं करेंगे। 15-20 वर्षों के पश्चात जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप से कहेंगे, मैं क्या हुआ करता था और मैं क्या हो गया। लौकिक क्षेत्र में भी आपकी उपलब्धियाँ विलक्षण हो जाएंगी और इसके अलावा भीतर से एक दिव्य आनंद की अवस्था होगी। आप शांत चित्त रहेंगे, आप आनंद में रहेंगे। आपको अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करने की ललक उतनी नहीं रहेगी, अथवा कोई चीज़ यदि आपको नहीं मिली है तो उसके पश्चाताप का भी आप इतने अभिशप्त नहीं रहेंगे। तो आप प्रतिदिन ध्यान करें। और दूसरा संदेश मेरा आपको ये है कि अध्यात्म के मार्ग में पुस्तकें निसंदेह एक उनकी सीमित सार्थकता है, लेकिन ये जो सीमित शब्द है इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक स्तर के पश्चात पुस्तक का कोई काम नहीं होता है। यदि आप अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो मौन के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पुस्तक का कोई काम नहीं है, वहाँ नित्य अभ्यास की आवश्यकता होती है। सर, बहुत ही सुंदर संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिए। साथ ही सर, आप इस कार्यक्रम में आए, इतना कीमती समय आपने निकाला हमारे दर्शकों के लिए। आपने अपने किताब के माध्यम से जो है अपनी पूरी लाइफ जर्नी जो है अपनी संसार के साथ साझा करी। और आज मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने जीवन में जो है अपने लक्ष्य को जानने का प्रयास करेंगे। उनके जो मन में प्रश्न आ रहे हैं उनको इग्नोर करते हुए, आगे ना बढ़ते हुए, वो भी अपने जीवन के लक्ष्य को जानेंगे। तो सर, आप कार्यक्रम में आए उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी, आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने
चर्चा की डॉक्टर प्रिया अभिषेक शर्मा जी से और उनके माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिली कि कैसे अध्यात्म के मार्ग से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, कैसे ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य लेखक के साथ। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी बदले